Good evening, student. My name is Akanksha Avasthi. Today I am going to take lecture for the chapter 5 for the subject of pharmaceutics. So I am going to present my slide. If it is visible, then please text me yes or no. Okay. Is it visible? Please text me. Yes, Ravi Prasad. Okay, good. तो जो आपका चैप्टर 5 है उसमें सबसे पहले हमारा क्या है चैप्टर 5 में कैप्सूल टैबलेट्स इनके बारे में पढ़ना, लिक्विड ओरल प्रिपरेशन आपके डिप्लोमा के अकॉर्डिंग। तो देखिए कैप्सूल्स क्या होता है, जैसा कि आपको दिख रहा है इधर, और कैप्सूल्स आपने खाई भी बहुत होंगी। यहाँ इस टाइप का कुछ दिख रहा है फिगर में। तो कैप्सूल कैसे होते हैं? सॉलिड डोजेस फॉर्म होते हैं। सॉलिड डोजेस फॉर्म समझते हो? जब पाउडर कंटेनिंग कोई भी फॉर्म होती है ड्रग की, दैट इज कॉल्ड सॉलिड डोजेस फॉर्म। लिक्विड नहीं है ना, ये कोई तरल पदार्थ नहीं है ना, पाउडर है, दैट इज सॉलिड। मतलब वो कितना भी फाइन है, हम लोग ग्रेड ऑफ पाउडर पढ़ चुके हैं। तो दे आर सॉलिड डोजेस फॉर्म इन विच द ड्रग सब्सटेंस इज इनक्लोज्ड। यहाँ पे सॉलिड डोजेस फॉर्म टैबलेट जैसा नहीं है कि डायरेक्ट एक कंप्रेस्ड फॉर्म में पाउडर को दबा दिया गया और आपने टैबलेट के रूप में खा लिया। यहाँ पे वो जो ड्रग है, पाउडर है, वो इनक्लोज्ड है, ढकी हुई है। किससे? इस शेल से ढकी हुई है। और ये शेल किसकी बनी होती है? जिलेटिन की। और ये जिलेटिन कहाँ से मिलता है? एनिमल के जो बोन्स होते हैं ना, उनसे प्राप्त होता है ये। तो देखिए, दे आर सॉलिड डोजेस फॉर्म इन विच द ड्रग सब्सटेंस इज इनक्लोज। कैप्सूल वो होते हैं जिसमें सॉलिड डोजेस फॉर्म, मतलब जो मेडिकेमेंट है वो सॉलिड है और वो किसमें ढके हुए हैं? इनक्लोज माने ढके हुए हैं। किसमें? आइदर ए हार्ड और सॉफ्ट डबल सेल। हार्ड सेल्स में या सॉफ्ट डबल, एक्चुअली यहाँ पे हार्ड जिलेटिन और सॉफ्ट जिलेटिन लिखना चाहिए था। तो हार्ड जिलेटिन या सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल सेल में वो कवर्ड रहते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, ये हार्ड है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ हार्ड। और ये बहुत खाया होगा जिनकी आंखें खराब हुई होंगी, विटामिन ए की, ये शार्क लिवर ऑयल का जो ये होता है, ये आपका किसका एग्जाम्पल है? सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का। और दिस वन इज हार्ड जिलेटिन शेल। ठीक है, तो इस तरह से हार्ड या सॉफ्ट जिलेटिन सेल में मेडिकेमेंट जो कवर रहते हैं, दैट इज कॉल्ड कैप्सूल्स। द टर्म कैप्सूल इज डेराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कैप्सूला। ठीक है, ये कहां से लैटिन वर्ड से आया जिसका नाम है कैप्सूला, मीनिंग ए स्मॉल कंटेनर। कैप्सूला का मतलब स्मॉल कंटेनर, कंटेनर जो किसी चीज को अपने अंदर कंसिस्ट करे, अपने अंदर रखे। तो कैप्सूला एक लैटिन वर्ड है, इस वर्ड से इस कैप्सूल शब्द की उत्पत्ति हुई। तो जो हमारे एक मेडिकेमेंट का एक फॉर्म बना, डोजेस ड्रग का एक फॉर्म बना उन्हें डिलीवर करने के लिए हमारी बॉडी में। द मेडिकेशन में बी अ पाउडर, अ लिक्विड और अ सेमी सॉलिड मास। अब कैप्सूल के अंदर जो मेडिकेशन है, जो आपके जो थेरापेटिक एजेंट है, जो आपकी बीमारी को सही करेगा, वो पाउडर भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, वो सेमी सॉलिड मास भी हो सकता है। ठीक है, सेमी सॉलिड मास समझते हो? जैसे जेल नुमा कोई चीज या क्रीम नुमा कोई चीज है, दैट इज कॉल्ड सेमी सॉलिड मास। ठीक है, कैप्सूल आर इंटेंडेड टू बी एडमिनिस्टर्ड ओरली बाय swallowing them whole। ठीक है, कैप्सूल कैसे खाते हैं? मुंह में ऐसे एडमिनिस्टर्ड करते हो, पानी से उसे घोट लेते हो, सॉलो कर लेते हो। ठीक है, होल पूरा का पूरा आपको उसको निगलना होता है, डेग्लूटेशन प्रोसेस है, निगलना होता है। ऑकेजनली कैप्सूल्स आर एडमिनिस्टर्ड रेक्टली और वेजाइनली। रेक्टल पोर्शन जहां से आप पॉटी करते हो, वेजाइनल पोर्शन फीमेल का सेक्स ऑर्गन है ये। ठीक है, जहां से पार्चुरेशन की प्रोसेस होती है, बच्चा डिलीवर होता है। तो कई बार ऐसे जो इन्फेक्शंस होते हैं, कई बार रेक्टम में या वेजाइना में, तो वहां पे कैप्सूल इंसर्ट किए जाते हैं उन्हें ट्रीट करने के लिए, डायरेक्ट उस इन्फेक्शन को, जो म्यूकोजल इन्फेक्शन होते हैं उन्हें ट्रीट करने के लिए। तो हम ये समझ गए कैप्सूल क्या है। ठीक है, पेसरीज या ये सारी फॉर्म्स होते हैं सपोजिटरी। अब आया कैप्सूल्स क्या है, एडवांटेज क्या है कैप्सूल का, फायदा क्या है? हर चीज का कोई ना कोई फायदा और नुकसान जरूर, दोनों चीजें हैं। तो कैप्सूल का देखो फायदा, उसमें जो ड्रग भरी हुई है ना, क्यों इसमें कैप्सूला कंटेनर का क्यों सहायता लिया गया? क्योंकि उनका टेस्ट बहुत कड़वा, बिटर, अजीब सा होगा, वो बहुत ही बदबू करती होंगी, मुंह पे रखते ही उल्टी कर देगा इंसान। इसलिए उन्हें क्या किया गया? उन्हें उस कैप्सूल सेल के अंदर ढक के दिया गया। तो इसका सबसे बढ़िया फायदा कैप्सूल का क्या है कि ये टेस्टलेस है, स्वादहीन है, ऑर्डरलेस है, सुगंधहीन है। तो आदमी को वोमिट नहीं आएगी और वो उसे इजिली इंटेक कर पाएगा उस दवा को। ठीक है, नेक्स्ट, दे कैन बी एडमिनिस्टर्ड इजिली।
इंजेक्शन की तरह इसमें दर्द नहीं होगा, आराम से मुंह में डालो, पानी पियो, आपने वो दवा निगल ली। तो ये हो गया एक तो इसका फायदा। तीसरा, वी कैन यूज कॉम्बिनेशन ऑफ पाउडर इन इट। अब एक कैप्सूल के अंदर कभी देखो, कभी खोल के, कभी कैप्सूल के दोनों हिस्सों को, तो एक मतलब ग्रैन्यूल्स होंगे छोटे छोटे, कोई रेड है, कोई ब्लू है, कोई व्हाइट है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट मेडिकेमेंट्स को एक साथ कॉम्बिनेशन में यहाँ दिया जा सकता है। ये फायदा है, उनके छोटे छोटे गोलियां, उसमें ग्रैन्यूल्स होते हैं, कभी ओपन करके देखना। नेक्स्ट पॉइंट, मतलब यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टी ड्रग एक साथ दिया जा सकता है, ठीक है। द ड्रग हैविंग अनप्लीजेंट ऑर्डर और टेस्ट कैन बी इनक्लोज्ड विद इन ए टेस्टलेस सेल। ऐसी दवाएं जिनकी अनप्लीजेंट ऑर्डर हो, मतलब बहुत गंदी उनकी दुर्गंध हो, उनकी बदबू बहुत बेकार हो और उनका टेस्ट बहुत गंदा हो कि उसे हम इजिली ले नहीं सकते हैं, क्या कहते हैं, माउथ में, ठीक है। तो ऐसी दवाओं के लिए आपको क्या करना होता है, उनके ऊपर एक सेल, एक कवरिंग चढ़ानी होती है, जिसकी वजह से हम आराम से उसे अपने मुंह, क्योंकि मुंह पे टंग पे टेस्ट बर्ड्स है, उनकी वजह से तुरंत सिग्नलिंग हो जाएगी वोमिटिंग की, तो वोमिट ना करें, इजिली दवा हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाए, उसके लिए हम कैप्सूल का सहारा लेते हैं। फिर दे कैन बी फिल्ड क्विकली। अब पंचिंग वंचिंग अभी जब हम लोग पढ़ेंगे टैबलेट के बारे में, तो उसमें बड़े सारे नाटक है ना, ग्रेनुलेशन करो, वेट ड्राई ग्रेनुलेशन, फिर उसकी पंचिंग करो, कोटिंग करो, कलरिंग करो, बहुत सारे काम होते हैं। यहाँ पे क्या है, कैप्सूल में कुछ नहीं, पाउडर लिया, सिंपली पंचिंग वंचिंग कुछ नहीं है, उस सेल में भर दिया, तो दे कैन बी फिल्ड क्विकली, ठीक है। तो जल्दी, मतलब कैप्सूल टैबलेट बनने में बहुत समय लगेगा, लेकिन एक कैप्सूल बनने में, बहुत सारी कैप्सूल बनने में भी बहुत कम समय लगेगा, ठीक है, क्योंकि इनको भरना, इनको बनाना आसान है। दे आर इकोनॉमिकल, ये सस्ती होती हैं बच्चों, ठीक है, क्योंकि इनमें खर्चा बहुत कम होता है टैबलेट की तुलना में। टैबलेट में पंचिंग का, कंप्रेशन का, सुखाने का, उनको कलर करने का, बहुत तरह का खर्चा होता है, लेकिन ये सस्ती होती है। दे आर इजी टू हैंडल एंड कैरी, इनको खाना, ले जाना, रखना, रख रखाव इनका आसान है। कैन बी प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटी एंड रिक्वायर लिटिल एक्सिपिएंट, ये ज्यादा मात्रा में बनाई जा सकती हैं और एक्सिपिएंट्स इसमें बहुत कम लगते हैं, ठीक है। अभी तक कोई इश्यू तो नहीं है ना किसी को। डिसएडवांटेज देखिए, दे आर नॉट सुटेबल फॉर लिक्विड दैट डिसॉल्व जिलेटिन। ये ऐसे लिक्विड्स के लिए कभी भी सुटेबल नहीं है जो जिलेटिन को डिसॉल्व कर दें। क्यों? और जिलेटिन क्या है, जो देखो जिलेटिन क्या है, ये जो कवर है ना कैप्सूल का, इस चित्र में देखिए, ये जिलेटिन का बना हुआ है। वो खोल जिसके अंदर ये दवा भरी हुई है वो जिलेटिन। अगर इसी को कोई घोलने वाला आ गया, कोई इसे इसका ही विलायक हो गया, इसे ही डिसॉल्व कर दिया, तो दवा कहाँ जाएगी। तो इसलिए कभी भी ऐसा सॉल्वेंट इसके लिए ना लें। दे आर नॉट सुटेबल फॉर लिक्विड दैट डिसॉल्व जिलेटिन। ऐसे लिक्विड के साथ इसे कभी भी नहीं बनाएं या घोलें जो कि जिलेटिन को डिसॉल्व कर दे, सच एज एक्वस और हाइड्रो अल्कोहलिक सोल्यूशन। इनसे इनकी कंपैटिबिलिटी नहीं है, इनसे दूर रखना है इसे, ठीक है। और द कंसंट्रेटेड सोल्यूशन विच रिक्वायर प्रीवियस डाइल्यूशंस आर अनसुटेबल फॉर कैप्सूल बिकॉज इफ एडमिनिस्टर्ड एज सच लीड टू इरिटेशन इन स्टमक। कह रहे हैं कि ये द कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, कंसंट्रेटेड आप समझ रहे हैं, मतलब गाढ़ा सोल्यूशन, ठीक है, विच रिक्वायर प्रीवियस डाइल्यूशन। प्रीवियस डाइल्यूशन यहाँ इस लाइन की बात करेंगे, एक्वस या हाइड्रो अल्कोहलिक सोल्यूशन, ठीक है। अगर ये प्रीवियस सोल्यूशन कंसंट्रेटेड फॉर्म में हो, चाहे एक्वस का बहुत कंसंट्रेटेड फॉर्म हो या हाइड्रो अल्कोहलिक सोल्यूशन का, तो ये क्या करेंगे ना कि अनसुटेबल फॉर कैप्सूल, ये कैप्सूल के लिए अनसुटेबल होंगे और पेट में जाके ये बहुत ज्यादा इरिटेशन, गर्मी पैदा करेंगे, ठीक है, पेनफुल होंगे। थर्ड इनका डिसएडवांटेज, दे रिक्वायर स्पेशल स्टोरेज कंडीशन। इनको रखने के लिए एक विशेष सुविधा, आपको एक विशेष तरीके का रख रखाव इनका करना पड़ेगा, क्योंकि इन पे टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ता है ना। तो दे रिक्वायर स्पेशल स्टोरेज कंडीशन, ठीक है। यहां तक आप लोग को कोई इश्यू तो नहीं है? हाँ, समझ में आ रहा है ना? नो, ओके, थैंक यू, ठीक है। हाँ, अब हम लोग आ गए, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि हार्ड जिलेटिन क्या होता है और सॉफ्ट जिलेटिन, दोनों के बीच में अंतर बहुत पूछते हैं, ठीक है, डिफरेंस। तो हार्ड जिलेटिन देखिए, इट इज कंपोज्ड ऑफ जिलेटिन, वाटर एंड लेस परसेंट ऑफ प्लास्टिसाइजर, ठीक है, मतलब लेस परसेंट, इसमें प्लास्टिसाइजर नहीं है इसमें हार्ड जिलेटिन में, ठीक है, सिर्फ वाटर और जिलेटिन है। लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं आप, सॉफ्ट जिलेटिन में जिलेटिन है, वाटर, 100% प्लास्टिसाइजर है, ठीक है। प्लास्टिसाइजर अभी जब हम टैबलेट पढ़ेंगे ना, उसके एक्सिपिएंट्स पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसे। अभी आप सिंपली इसे मगअप कर लीजिए, ठीक है, कि प्लास्टिसाइजर नाम की एक चीज है
जो कि हार्ड जिलेटिन में नहीं है, लेकिन इसमें 100% है सॉफ्ट जिलेटिन में। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इट हैज 2 पार्ट्स, बॉडी एंड कैप। ठीक है, जैसे ये वाला फिगर देखिए, मैं फिर से पुरानी स्लाइड पे ले जा रही हूँ। देखिए, कैप और बॉडी, इसके 2 पार्ट होते हैं, कैप एंड बॉडी। किसमें कह रहा है ये बात कह रहा है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के लिए ना। हार्ड जिलेटिन के पास 2 हिस्से होंगे कैप्सूल के, एक तो बॉडी होगी, एक कैप होगा। लेकिन यूनिट बॉडी, एक जैसी बॉडी किसमें है? देखिए, फिर से मैं प्रीवियस स्ट्रक्चर पे जाती हूँ। ये देखिए, ये वाली इसमें आपको 2 पोर्शन नहीं दिख रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पे एक येलो एक ग्रीन दिख रहा था, ये सेम है ना यूनिट बॉडी। तो ये किसका उदाहरण है? सॉफ्ट जिलेटिन का, कि ये यूनिट बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, इसमें 2 भाग नहीं होते हैं। थर्ड पॉइंट, इट इज सिलेंड्रिकल एंड हेमीस्फेरिकल एंड। ये सिलेंड्रिकल आकार की या अर्धगोल आकृति की होंगे दोनों एंड इसके। ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या बोला सॉफ्ट जिलेटिन के लिए? इट इज अवेलेबल इन डिफरेंट शेप लाइक ओवल और स्फेरिकल। ठीक है, ये ओवल भी हो सकता है, अंडाकार, गोल भी हो सकता है, डिफरेंट शेप में होता है ये सॉफ्ट जिलेटिन। अब अवेलेबल इन 8 स्टैंडर्ड साइज 000 to 5। ये इस पे क्वेश्चन बहुत आता है 1 नंबर का, कि ये किस किस उसमें है। इसके 8 स्टैंडर्ड साइजेस हैं 000 से 5 तक। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट है। अब इसमें क्या बोला 4th पॉइंट में, नो स्टैंडर्ड साइज बट अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस। स्टैंडर्ड साइज इसका 8 था और साइजेस इसके रेंज कर रहे 000 से 5, लेकिन सॉफ्ट जिलेटिन के लिए कोई स्टैंडर्ड साइज नहीं है, इसके डिफरेंट साइज हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, ओनली सुटेबल फॉर सॉलिड्स। जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है सिर्फ सॉलिड्स के लिए सुटेबल है, इसमें कोई लिक्विड नहीं भर सकते हैं। लेकिन देखिए वहीं इस तरफ सॉफ्ट जिलेटिन की तरफ आप उसमें विटामिन ए के या जो सार्क लीवर ऑयल का जो आप कैप्सूल देखे थे अभी, उसमें क्या है, सेमी सॉलिड या लिक्विड्स, दोनों चीजें उसमें भरी जा सकती हैं, लेकिन इसमें सिर्फ हार्ड चीजें भरी जा सकती है, सिर्फ पाउडर। पॉइंट नंबर 6, कैप्सूल आर सील्ड आफ्टर दे फिल्ड। ठीक है, यहाँ पे फिल्ड लिखा होगा, जैसे ही मतलब उसमें फिलिंग हो जाती है ना, वो पाउडर भर दिया जाता है, तो उसका कैप्सूल को सील किया जाता है। लेकिन कौन से कैप्सूल को? हार्ड वाले को। लेकिन इसमें क्या है, फिलिंग एंड सीलिंग आर डन आर फिल्ड इन अ कंबाइंड ऑपरेशन ऑन मशीन। मतलब ये दोनों काम एक साथ हो रहे होते हैं इसमें, फिलिंग और सीलिंग। एक्सक्यूज मी। 7th पॉइंट, हैंड फिलिंग एंड सीलिंग इज पॉसिबल। ये वाले कैप्सूल में ना हम हाथ से भर सकते हैं और हाथ से सील भी कर सकते हैं हार्ड जिलेटिन में। बट इसमें सॉफ्ट जिलेटिन में, क्योंकि देखो इसमें लिक्विड के साथ डील कर रहा है ना, दैट इज नॉट इजी, तो उसको मशीन से करना पड़ता है। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस हो गए इसके। अब आए लिक्विड ओरल प्रिपरेशंस। क्या होते हैं सब देख रहे हो ना, यहाँ पे फिगर में भी दिखाया गया आपको, एक सिरप है आप स्पून में ले रहे हो, तो लिक्विड ओरल प्रिपरेशन देख भी लिया आपने। क्या है ये? दवाओं का वह फॉर्म जो तरल रूप में हो। ठीक है, इट कंटेन्स 1 or more soluble chemical substances। अब इसमें क्या होता है, कभी खांसी की दवा में देखते हो क्या क्या चीजें मिली हुई हैं। ठीक है, तो देखो, इट कंटेन्स 1 or more soluble chemical substances। एक या एक से अधिक घुलनशील रासायनिक पदार्थ इसमें उपस्थित होते हैं डिसॉल्व कंडीशन में, घुले हुए कंडीशन में, और एक विशेष प्रकार के सॉल्वेंट में। मतलब विलायक एक विशेष होगा, उस विलायक में 2 या 2 से अधिक प्रकार के केमिकल सब्सटेंस में घुले हुए अवस्था में उपस्थित होंगे। ठीक है, लिक्विड डोसेज फॉर्म प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इन एन एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्वेंट। जो लिक्विड डोसेज फॉर्म है वो कैसे बनते हैं, बनाए जाते हैं डिसॉल्व करके, घोल के। एक्टिव इंग्रेडिएंट, हमने एपीआई की बात बहुत की है। एपीआई वो होते हैं जो हमारी बीमारी से निदान देने में, हमारी बीमारी को ठीक करने में, जिनका थेरापेटिक इफेक्ट होता है, वो होते हैं। तो जो लिक्विड डोसेज फॉर्म होती हैं उनको बनाने के लिए एक्टिव इंग्रेडिएंट को घोलना पड़ता है, या तो पानी में एक्वस या नॉन एक्वस। नॉन एक्वस मतलब या अल्कोहल हो, बाय सस्पेंडिंग द ड्रग और बाय इनकॉर्पोरेटिंग द ड्रग इनटू वन ऑफ द 2 phases ऑफ एन ऑयल एंड वाटर सिस्टम। ठीक है, या तो एक्वस होगा या नॉन एक्वस होगा, या उसे सस्पेंड किया जाएगा। कई बार दवाएं हमने पढ़ी थी इमल्शन सस्पेंशन, कि वो उसमें घुलती नहीं है, बस ग्लोब्यूल के इमल्सिफाइंग एजेंट या सस्पेंडिंग एजेंट मिला के उसमें डिस्पर्स फॉर्म में रहती है। इसीलिए बहुत सारे सिरप्स का क्या होता है कि सेक वेल बिफोर यूज, पहले आप उसे हिलाइए जिससे वो डिस्पर्स हो जाए उस लिक्विड में, फिर आप उसे पीजिए, नहीं तो मेडिकेमेंट नीचे तली पे ही रह जाएंगे। तो इसी तरह से यहाँ पे बोल रहा है कि सॉल्वेंट बाय सस्पेंडिंग द ड्रग और बाय इनकॉर्पोरेटिंग ड्रग इनटू 1 or 2 phases। या तो सस्पेंड कर दो या एक से अधिक फेजेस में, जैसे ऑयल या वाटर सिस्टम में उसे डिस्पर्स करा दो। ठीक है, इट इंक्लूड्स सोल्यूशंस
सिरप, सस्पेंशन, इलिक्जर एंड कंसंट्रेट्स, ये सारे उदाहरण हैं लिक्विड ओरल प्रिपरेशन के। तो ये उदाहरण जरूर याद रखिए, कभी एक नंबर में आ जाए आप लोग ये लिख ही ना पाए कि कंसंट्रेट, इलिक्जर, सस्पेंशन, सिरप। वैसे तो इन सबकी अलग अलग डेफिनेशन भी याद कर लीजिएगा आप। अब आए एडवांटेज क्या है इसका लिक्विड डोजेज फॉर्म का, ठीक है। इमीडिएटली अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन, ये मतलब इसमें कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन के लिए तैयार होता है लिक्विड ओरल डोजेज फॉर्म। इजी एडमिनिस्ट्रेशन, चुपचाप पी लेना है ऐसे, है ना, स्पून से। इजी टू चेंज द डोजेज रेजिमिन, डोजेज रेजिमिन को आप आराम से चेंज कर सकते हैं। हो सके अगर डॉक्टर ने कह दिया दिन में 1-1 चम्मच लेना तो आपने ले ली, कह दिया आधी तो आपने, मतलब डोजेज, यहाँ कैप्सूल को तोड़ना कितना मुश्किल होता है, ये बहुत छोटी कैप्सूल्स होती है, उनको आधा करना कितना मुश्किल होता है। तो डोजेज रेजिमिन यहाँ पे, हाँ, और कैप्सूल तो टूटती नहीं है। अभी मैं कंपेयर कर रही थी आपके टैबलेट से, ठीक है। तो डोजेज रेजिमिन्स जो होती हैं यहाँ पे बहुत इजी टू चेंज है अगर हम लिक्विड ओरल डोजेज फॉर्म की बात करें, मतलब हम उसे कभी भी उसका क्वांटिटी बदल सकते हैं, ठीक है, उनको लेने के तरीका बदल सकते हैं। इजी टू कलर, फ्लेवर और स्वीटन, अच्छा, तरल पदार्थों को रंगना, उनका रंग बदलना, उनका स्वाद बदलना, उनका मीठापन बढ़ाना घटाना, ये बहुत आसान होता है, ठीक है। द ड्रग इन, क्योंकि टैबलेट कैप्सूल में थोड़ी ना आप उसका कलर, फ्लेवर, स्वीटनिंग, मतलब उसका स्वीट पना जो है, उसका जो मीठापन है, आप कम ज्यादा अदल बदल नहीं कर सकते, हेर फेर नहीं कर सकते, लेकिन लिक्विड ओरल डोजेस के साथ आप कर सकते हो। द ड्रग इन सोल्यूशन इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, अब ये क्या होता है, यहाँ पे दवा पूरी तरह यूनिफॉर्मली एक समान डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, फैली हुई होती है उस सोल्यूशन में। इजियर टू स्वेलो, और उसे निगलना भी आसान होता है। टैबलेट कैप्सूल एक छोटे बच्चे को दो, वो बार बार पलट देता है, लेकिन घोल में दो अगर, या लिक्विड फॉर्म में उस दवा को दो, तो वो इजीली उसे सॉलो कर लेता है, निगल लेता है, ठीक है। तो ये इसके फायदे हुए। नुकसान क्या है, बल्कि देन टैबलेट और कैप्सूल, ये बल्कि होता है, थोड़ा मोटा होता है टैबलेट एंड कैप्सूल की तुलना में। लेस स्टेबल होता है, तुरंत घुलने लगता है मुंह पे रखते ही। लेस एक्यूरेसी इन डोज एज पेशेंट यूज डिफरेंट हाउस होल्ड डिवाइस सच एज TSP टेबल स्पून। अब ये लिक्विड डोजेज फॉर्म के साथ जानते हो क्या है, एक्यूरेसी नहीं होती है। टैबलेट कैप्सूल तो तुम्हें पता है, एक टैबलेट अभी खानी है, एक शाम में खानी है, एक कैप्सूल अभी एक शाम में। लेकिन जब इसे हम स्पून से या क्या कहते टेबल स्पून से लेते हैं, चम्मच से, तो सबके घर के चम्मच का साइज भी अलग होगा, या आप एक्यूरेसी से एकदम नहीं ले पाओगे कि कितने ml आपने इसे टेबल स्पून में लिया है। तो थोड़ा बहुत डोजेस में एक्यूरेसी नहीं रहती है, मतलब वो एग्जैक्ट वो अमाउंट नहीं हो पाता है जो कि आपको टैबलेट या कैप्सूल में मिलेगा। नेक्स्ट, मतलब ये इसकी खराबी है लिक्विड ओरल डोजेज फॉर्म की। एक्सीडेंट ब्रेकेज ऑफ कंटेनर, कंटेनर जो है, वैसे तो प्लास्टिक के भी कंटेनर आने लगे हैं, बट लिक्विड ओरल डोजेज फॉर्म सदैव ग्लास कंटेनर में ही रखे जाते हैं, बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस नहीं हो पाते ना उसमें, इसलिए। तो इनके जो कंटेनर हैं, कांच की शीशियां होती है, उनके टूटने का बड़ा खतरा रहता है। शॉर्टर लाइफ स्पैन, हमेशा जो लिक्विड फॉर्म में दवा होगी उसमें उसके खराब होने का, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए ये 6 महीने से ज्यादा, साल भर से ज्यादा इनकी लाइफ स्पैन नहीं होती, इनका कार्यकाल, उसके बाद एक्सपायरी आ जाती है इनकी। लास्ट इनकी जो कमी है, ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इजी, इसमें माइक्रो सूक्ष्म जीवाणु बहुत इजीली ग्रोथ कर पाते हैं, बिकॉज द मीडियम इज लिक्विड मीडिया, क्योंकि पानी का मीडियम है इसलिए। और एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव इज मस्ट, और प्रिजर्वेटिव इसमें जरूर मिलाने पड़ते हैं। प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं, जो इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ न करने दें, सुरक्षित रखते हैं। हम लोग प्रिजर्वेटिव के बारे में पढ़ चुके हैं पीछे क्लास में। क्लासिफिकेशन देखिए, लिक्विड ओरल डोजेज फॉर्म मोनोफेजिक होती हैं, बाईफेजिक होती हैं, ये भी हम लोग पीछे पढ़े हैं, ठीक है। लेकिन बाईफेजिक यहाँ पे समझाया गया, तो सुनिए कि इट कंटेन्स 2 फेजेस, 2 फेज, हम लोग कब इमल्शन वगैरह पढ़े थे उसमें भी पढ़े थे 2 फेज, हाँ, कि 2 फेजेस हैं, इंक्लूडिंग अनडिजॉल्व ड्रग, एक फेज तो ऐसी है जो अनडिजॉल्व, जो घुली हुई नहीं है, एंड द सॉल्वेंट, और दूसरा सॉल्वेंट जिसमें उसे उस अनडिजॉल्व ड्रग को, अनडिजॉल्व ड्रग जिसमें उपस्थित रहती है। तो अब ये जो अनडिजॉल्व फेज है, जो घुली नहीं है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कराना है थ्रू आउट ए व्हीकल, उस सॉल्वेंट सिस्टम में, उस सॉल्वेंट सिस्टम में उसे फैलाना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, एंड दे आर यूज फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। और ये जो बाईफेजिक है, जब अनडिजॉल्व को सॉल्वेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ये मुंह के द्वारा लेने योग्य बन जाएंगी। इन दिस फर्स्ट फेज इज कॉल्ड डिस्पर्स फेज, क्योंकि इसमें जो अनडिजॉल्व फॉर्म है फैल गई है,
उस सॉल्वेंट में, तो इसको डिस्पर्स फेज कहते हैं। और जो व्हीकल होता है जिसमें वो फैलती है अनडिजॉल्व सब्सटेंस, वो दवाई, उसको कहते हैं डिस्पर्जन मीडियम या डिस्पर्स मीडियम, ऑल्सो नोन एज इंटरनल फेज या एक्सटर्नल फेज रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इसीलिए इसमें जो इंटरनल फेज कौन है, जो अनडिजॉल्व है, एक्सटर्नल फेज कौन है, जो व्हीकल है। अब ये दो टाइप के होते हैं, सस्पेंशन और इमल्शन। इसे हम पीछे पढ़े थे बच्चों सस्पेंशन इमल्शन के बारे में, इसलिए यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। अब आया टॉपिकल प्रिपरेशन। टॉपिकल, ये देखो पूरा फिगर्स में दिख रहा है, क्रीम वगैरह, ठीक है, ओइंटमेंट। टॉपिकल प्रिपरेशन जो आपकी त्वचा पे काम आते हैं, है ना, टॉपिकल। दे आर सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड का मतलब जो क्रीम नुमा हो, जेल नुमा हो, ठीक है। दे आर सेमी सॉलिड इन नेचर एंड आर अप्लाइड टॉपिकली, और ये स्किन पे अप्लाई किए जाते हैं। इट्स बेसिस कंटेन द मेडिकेमेंट, इट्स बेस कंटेन द मेडिकेमेंट इन सोल्यूशन, सस्पेंशन और इमल्शन फॉर्म। और इनके अंदर मेडिकेमेंट सोल्यूशन के फॉर्म में, सस्पेंशन के फॉर्म में, इमल्शन के फॉर्म में उपस्थित रहते हैं। एडवांटेज क्या है मतलब इनका टॉपिकल प्रिपरेशंस का? इजी टू हैंडल, क्रीम से दवा निकालना और चोट पे लगाना आसान है ना। केमिकली स्टेबल होते हैं, जल्दी खराब नहीं होते। मोस्ट प्रिफर्ड रूट है, स्किन पे कोई भी दवा लगा लेता है आराम से। पेशेंट गेट्स द एक्चुअल ड्रग अमाउंट बिकॉज इट इज अप्लाइड टॉपिकली। जितनी घाव होगा उतना दवा आप लगा लोगे ना, तो एक्चुअल अमाउंट निकालोगे। डिसएडवांटेज, लेस स्टेबल, ठीक है, और मोर बल्कि। यहाँ पे केमिकली स्टेबल था, लेकिन लेस स्टेबल का मतलब है कि क्या कहते हैं, लेस स्टेबल कि अगर आपने ढक्कन खोल लिया या कुछ वहां से लीकेज है तो वो खराब हो जाएगी, ठीक है। मोर बल्कि देन द सॉलिड फॉर्म, ये सॉलिड फॉर्म के तुलना में ज्यादा बल्कि मतलब ज्यादा फैलती हैं, ठीक है। क्रीम को आप कितना पूरे शरीर पे फैला सकते हो, थोड़ी सी ड्रॉप लेके, तो सॉलिड की तुलना में ज्यादा बल्कि है। फिर आया डिफरेंस बिटवीन पाउडर एंड ग्रेन्यूल। क्या डिफरेंस है? पाउडर और ग्रेन्यूल, देखिए ये दानेदार है, ये पूरा फाइन पाउडर है। पाउडर इज फाइन पार्टिकल, ग्रेन्यूल इज स्मॉल ग्रेन। पाउडर कैन बी अप्लाइड इन द बॉडी, ग्रेन्यूल कैन नॉट बी अप्लाइड टू द बॉडी। मतलब पाउडर को बॉडी पर अप्लाई कर सकते हैं लेकिन ग्रेन्यूल को नहीं। पाउडर स्मूथ टू टच, उसको छूने में स्मूथ चिकना सा लगता है, लेकिन ग्रेन्यूल को छूने में रफ लगता है, खुरदुरा लगता है। रिलेटिवली पुअर फ्लो प्रॉपर्टी, ये जो होते हैं ना, इनका पार्टिकल साइज इतना महीन होता है कि इनका उड़ने का, फ्लो करने का बहुत पुअर होता है फ्लो प्रॉपर्टी। लेकिन ग्रेन्यूल्स जो दानेदार, सैंड वगैरह को देखो कितनी तेजी से उड़ती है, तो इनका फ्लो वेल होता है। और फिजिकली एंड केमिकली लेस स्टेबल होते हैं पाउडर, लेकिन ये मोर स्टेबल होते हैं ग्रेन्यूल। पाउडर मोर डस्ट, प्रोड्यूस मोर डस्ट। पाउडर बनाने में डस्ट बहुत, मतलब महीन महीन दाने हवा में आ जाते हैं, महीन महीन पार्टिकल, लेकिन इसमें लेस डस्ट होता है ग्रेन्यूल्स में। फिर स्टेराइल फॉर्मुलेशंस क्या है? स्टेराइल फॉर्मुलेशन आप समझते हैं, सूक्ष्म जीवाणुओं से रहित जो भी प्रिपरेशन होगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रहित जो भी प्रिपरेशन होगी, दैट इज कॉल्ड स्टेराइल। तो स्टेराइल फॉर्मुलेशन जैसे इंजेक्टेबल, जो आपके बॉडी में इंट्रावेनस, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल, ये सारे रूट्स से जो पहुंचाई जाएंगी, दैट इज इंजेक्टेबल्स। तो पैरेंटल्स जो होते हैं आर द इंजेक्शंस एंड इट्स मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज इंजेक्शन। जो पैरेंटल्स होते हैं जो हमारे रुधिर वाहिकाओं में या स्किन के थ्रू हमारे शरीर में पहुंचाए जाते हैं, वो या तो इंजेक्शन हो सकते हैं, मतलब लिक्विड एडमिनिस्ट्रेट कर दिया वीन में, ठीक है। इन्फ्यूजन हो सकते हैं। इन्फ्यूजन समझते हो? जैसे बहुत लोग क्या कहते हैं, नहीं खा पी पा रहे हैं, माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं, कुपोषण के, और वो खाना पीना उनका किसी वजह से, उनकी खाने की नलिका में दिक्कत है, तो उनको जो भोज्य पदार्थ होते हैं ना, इन्फ्यूजन के फॉर्म में, मतलब ये भोजन का एक कि इतना प्रोटीन, इतना ये, इतना वो, सब कुछ कॉम्बिनेशन उनके शरीर में इन्फ्यूज करके दिया जाता है। जैसे वो ड्रिप वगैरह चढ़ती है, देखते नहीं हो, वैसे इन्फ्यूजन के फॉर्म में देते हैं, या इम्प्लांटेशन, ठीक है। दे इम्प्लांटेशन वही ड्रिप वगैरह, वही उसका एग्जांपल है पैरेंटल का, इंजेक्टेबल का। दे आर डिफर फ्रॉम फार्मास्यूटिकल डोजेज ड्यू टू सम रीजन। अब इंजेक्टेबल या पैरेंटल्स क्यों डिफर है क्या कहते हैं फार्मास्यूटिकल डोजेज से? तो उसके कुछ कारण है। पहला कारण, एक तो ये स्टेराइल होते हैं, टैबलेट कैप्सूल स्टेराइल नहीं, फ्री ऑफ फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कंटामिनेशन। इसमें ना रासायनिक प्रकार से, ना भौतिक, ना बायोलॉजिकल कंटामिनेशन होने की संभावनाएं नहीं रहती हैं। स्टेराइल होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु रहित होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट वीन में जाते हैं ना, तो अगर इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे तो पेशेंट सही होने से ज्यादा तो रिस्क में आ जाएगा लाइफ उसका, क्योंकि डायरेक्ट ब्लड में जा रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन शुड बी स्टेराइल, ठीक है। वो जो मेडिसिन होगी, जो उसकी प्रिपरेशन होगी, वो स्टेराइल होगी,
सूक्ष्म जीवाणुओं से रहित होगी, फ्री फ्रॉम पायरोजन। पायरोजन हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, है ना, फीवर को बढ़ाता है ये बैक्टीरिया के ग्रोथ होने की वजह से। पायरोजन इन लिक्विड एंड सॉलिड डोजेज, तो ये स्टेराइल होगी, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे, पायरोजन फ्री। ये टेस्ट होते हैं पायरोजन के, ये हम लोग पीछे पढ़े थे, उस क्वेश्चन जब डिस्कस किए थे। नेक्स्ट, डोजेस शुड बी पैक्ड इन ए सिंगल डोज और मल्टी डोज कंटेनर। जो डोजेस होंगी स्टेराइल फॉर्मुलेशन की, या तो सिंगल डोज में क्या कहते हैं फिल की जाएंगी, या मल्टी डोज कंटेनर में, मतलब एक कंटेनर उसमें कई सारे वायल्स उपस्थित हैं, कई सारे मतलब वायल्स समझ रहे हो, जिसमें भरा हुआ 3 ml 4 ml जो भी आपका इंजेक्शन है, ठीक है, मेडिकेमेंट है इंजेक्टेबल फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। फिर लास्ट पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन इन स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन इनटू इंटरनल बॉडी। इसका एडमिनिस्ट्रेशन मेडिसिन का त्वचा पे, सबक्यूटेनियस रूट पे, म्यूकस मेम्ब्रेन पे या इंटरनल बॉडी में होता है, ठीक है, वीन्स के थ्रू। अब आया इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। इम्यूनिटी आप सभी समझते हैं आजकल कोरोना की वजह से, प्रतिरोधी सुरक्षा तंत्र आपका। तो इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले प्रोडक्ट्स कौन से हैं? अकॉर्डिंग टू WHO इम्यूनाइजेशन, द प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल इज मेड इम्यून और रेजिस्टेंट टू एन इन्फेक्शियस डिजीज टिपिकली बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए वैक्सीन। वह प्रक्रिया, WHO ने ये कहा कि इम्यूनाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसपे एक इंडिविजुअल या किसी भी व्यक्ति विशेष को इम्यून किया जाता है, प्रतिरोधी, उसको रेजिस्टेंट किया जाता है, किसी भी संक्रमण से, किसी बीमारी को पैदा करने वाले संक्रमण से इम्यून कर दिया जाता है। वो बीमारी के जीवाणु उसके प्रभावित नहीं कर सकते हैं, उसे संक्रमित नहीं कर सकते हैं, ठीक है, टिपिकली बाई। और ये कैसे करते हैं? बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन। जैसे कोरोना वैक्सीन लगा के इम्यून करा जा रहा है ना, कि हमें कोरोना ना हो, फर्स्ट डोज सेकेंड डोज है, तो वही चीज की मतलब उस वैक्सीन को लगा के, हम लोग वैक्सीन भी पढ़ चुके हैं कि लेस एक्टिव या डेड बैक्टीरिया या वायरस का जो कॉम्बिनेशन होता है दैट इज कॉल्ड वैक्सीन, पीछे हमने पढ़ा है। तो इम्यूनाइजेशन यह प्रक्रिया है जिसमें हम वैक्सीन के थ्रू किसी व्यक्ति को किसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए इम्यून कर दें, उसे उस बीमारी से उसे कोई भी संक्रमण, कोई भी हार्म, कोई भी इलनेस ना क्रिएट हो, तो दैट इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन इन द बॉडी, इट विल एक्ट ऑन इम्यून सिस्टम। यदि आप वैक्सीन को बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट करते हो, बॉडी में प्रवेश कराते हो, चाहे पोलियो ड्रॉप है, चाहे आप इंजेक्शन के फॉर्म में कोरोना को ही देख लीजिए जो बहुत ज्यादा आप फेमस है, आप समझ पाओगे। तो अगर बॉडी में वो पहुंच गई वैक्सीन, तो वो किस पे एक्ट करेगी? इम्यून सिस्टम पे एक्ट करेगी। और इम्यून सिस्टम मतलब प्रतिरोधी सुरक्षा तंत्र, बाहर के एंटीजन से लड़ने के लिए जो रहता है हमारी बॉडी में। एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम द इन्फेक्शन और डिजीज इन द बॉडी बेस्ड ऑन द वैक्सीन। फिर क्या होता है, वो जो वैक्सीन आपके शरीर में प्रवेश किया है उसके खिलाफ आपका प्रतिरोधी सुरक्षा तंत्र क्या बनाएगा? एंटीबॉडीज का निर्माण कर देगा कि वो उस संक्रमण से लड़ने के लिए प्रिपेयर्ड हो जाए, तैयार हो जाए। तो प्रोडक्ट्स इम्यूनोलॉजिकल आर मेनली मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस with different composition but its purpose are same. Products immunological are mainly made up of group of pharmaceutical preparations with different composition. ठीक है, जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं इम्यूनोलॉजिकल के, जो कृत्रिम रूप से भी बनाए जाते हैं, वो मेनली किससे बने हुए होते हैं? फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन से, जिसमें डिफरेंट कंपोजिशन हो सकते हैं, लेकिन उनका पर्पज, उनका जो लक्ष्य है क्या देना? इम्यूनिटी देना ना, किसी बीमारी से लड़ने की क्षमता देना ना, उससे प्रभावित ना होना। तो उस लक्ष्य के साथ एक डिफरेंट कंपोजिशन में फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन बनाई जाती हैं। जैसे कि उसके उदाहरण है वैक्सीन, इम्यून सेरा, ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन, एंटीबॉडी, टेस्टेड थेरेपीज एंड डायग्नोस्टिक, इन वीवो डायग्नोस्टिक, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर करेंटली अवेलेबल प्रोडक्ट। ये सब उदाहरण हैं इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट का। अगर 1 नंबर में या मैच करने के लिए आ गया तो ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू। हाँ, थैंक यू बच्चों।